जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बीच में आपसे नई बात हो सकी ऑन मोदी साहब के जो ट्रिप था टू यूनाइटेड स्टेट्स, और पर्टिकुलर बीच में फिर वो इजिप्ट भी गए। बहुत सारे की टेक अवेज हैं, और मैं चाहता हूँ एक तो उनसे बात करें की जाए। लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो हमें ओवरऑल राउंड इस पर बात करेंगे कि क्या इंडिया को क्या मिला और अमेरिका को क्या मिला। लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि अमेरिका वाकई ही पिच कर रहा है इंडिया को एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपको क्या लगता है? और पर्टिकुलरली हमें ज़रा लार्जली बड़ी पिक्चर ज़रा हमें हमारे दोस्तों को बताएं कि क्या हो सकता है, कितना कामयाब दौरा था, कितने चैलेंजेस हैं, और मोदी साहब के लिए कितने मसाइल भी हैं इसमें, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फिर उतना ज़्यादा रोल भी उस तरह प्ले करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? एज देखिए, आपका जो पहला सवाल था ग्लोबल साउथ का, आई डोंट थिंक द यूएस केयर्स अबाउट द ग्लोबल साउथ। मतलब लिप सर्विस देते हैं। इस मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट बाइडेन अफ्रीका जाएंगे भी फर्स्ट टर्म में। अभी तक तो नहीं गए, 3 साल हो गए। सो इट इंडिया के चक्कर हो गए हैं, कई जगह चले गए हैं, इंडोनेशिया। सो एशिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ चाइना, फॉर जियो पॉलिटिक्स। और ये तो शुरू से शिकायत थी कि द यूएस इज़ नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका। और जो लैटिन अमेरिका, द अदर विंग ऑफ द ग्लोबल साउथ के 3 हिस्से हैं ना, जो एशिया के जो सदर्न स्टेट्स हैं जो गरीब हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ 3 लेग्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो साउथ अमेरिका तो अमेरिका के अंडर आ जाता ना, बेसिकली मनरो डॉक्ट्रिन के अंदर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यूएस इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन अफ्रीका, और दे डोंट केयर कि अफ्रीका में इंडिया की लीडरशिप हो या चाइना की, इट इज़ नॉट लुकिंग। तो अगर देखें आप, फॉर एग्जांपल, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने एड्रेस में भी अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करने की बात की थी, इन G20 में परमानेंट सीट देने की बात की थी। सो बट द यूएस इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इवन दो अब दे आर सेइंग वी वेलकम इंडिया बिकमिंग ए ग्रेट पावर। तो वर्ल्ड लेवल पे अगर आप ग्रेट पावर बन रहे हैं, तो लाइक व्हाई डू यू केयर अबाउट द ग्लोबल साउथ व्हेन यू आर ए लीडर इन यूरोप एंड एशिया? So, so I'm not very sure that US is interested in promoting India in Africa, or it also doesn't look that the US is very serious about competing with China in Africa. वो छोड़ दिया बेसिकली अफ्रीका को। तो एक वो सवाल है। दूसरी चीज ये है कि जो फायदा हुआ किसका, व्हाट द यूएस गॉट। तो यूएस को अब नजर आने लगा है कि इंडिया इज विलिंग टू कमिट इटसेल्फ टू अमेरिका इन सम वेज। देखिए, अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उतनी बातचीत नहीं हुई वॉशिंगटन डीसी में। पार्टनरशिप की ही बात ही हो रही है, पार्टनरशिप, अलायंसेस वगैरह। तो जो एक्चुअल कॉन्क्रीट टर्म्स में अगर आप देखें, तो F414 की डील हो गई, विच स्टिल हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस, बट मेरे ख्याल से वो 1 सेकंड में पास हो जाएगा। तो इट इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और इंडिया का जो एयरफोर्स है उसकी एकदम एलिवेट हो जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ दैट कॉन्क्रीट बेनिफिट, इंडिया इज नॉट ओनली गोइंग टू have a stronger air force, but will also have stronger defense technology capability इसके वजह से, राइट? सो दैट इज़ वन कॉन्क्रीट एडवांटेज। दूसरे है कि इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं, बाज़ लोग कह रहे हैं बहुत महंगा, पेड मोर देन अदर कंट्रीज फॉर द सेम ड्रोन्स वगैरह। वॉट एवर इट इज़, प्रेडेटर ड्रोन्स तो आ गए हैं इंडिया के पास, एंड दैट विल इंक्रीज इंडियाज केपेबिलिटी टू अपने बॉर्डर सर्वेलेंस, बॉर्डर मैनेजमेंट में, और इवन ओशंस के ऊपर। सो इट गिव्स इंडिया सम बेटर एयर एयर सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। तीसरी चीज़ ये है कि जो माइक्रॉन की डील हुई है, 2.5 बिलियन की है वो, जिसमें माइक्रॉन इज गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $825 million, और गुजरात की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की इन्वेस्ट करके तो तकरीबन $2.5 बिलियन का
बेसिकली असेंबली और पैकेजिंग प्लांट बन रहा है, बट नाउ इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज जहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई ऑन ए लार्ज स्केल. सो दैट इज अगेन ए कैपेबिलिटीज लिफ्ट. देखो स्टेट कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं. दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज कुछ 15,000 हाईटेक जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे खाली ये माइक्रॉन की वजह से. HAL में भी नए इंजीनियर्स आ जाएंगे, नए टेक्नोलॉजीज, मतलब न्यू. उसके जब जब कोई नई फैक्ट्री बनती है उसके अतराफ में भी छोटे छोटे एंसिलरी फैक्ट्रीज बहुत सारे बन जाते हैं. सो स्टेट टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इस डील की वजह से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए. सो दैट इज वन ऑफ द टेक्स. दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्या बताऊं, कभी कभी मैं जब मेरी इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस वाली किताब लिखता था तो आई वेंट एंड इंटरव्यूड लॉट ऑफ सूफी शेख्स. तो कभी कभी सूफी शेख ना मुझे अपनी गद्दी पे बाजू बुला लेते थे. हाँ, इधर आके बैठो. तो उससे क्या होता था, उनके सारे चेलों में मेरी शान बढ़ जाती थी. फिर वो बाद में ना, जब मैं उस मुल्क में होता हूँ, मुझे कुछ भी काम कराना होता है तो उनके चमचों से बहुत सारे काम मैं निकलवा लेता था. मुझे यहाँ जाना है, वो आके पिक करके ड्राइव करते. तो मेरी सारी लाइफ अच्छी हो जाती थी बाय जस्ट सिटिंग नेक्स्ट टू द शेख. तो अमेरिका ने इंडिया को ऐसा कर लिया है, और हमारे पास गद्दी पे बैठ जाओ. तो दिस हैज सेंड द सिग्नल सारी दुनिया को कि इंडिया इज अ सीरियस प्लेयर, इज अ वर्ल्ड लीडर नाउ. हाँ, he hangs around with the big boys. वो कहते हैं ना हाई स्कूल में यू आर हैंगिंग अराउंड विद द कूल क्राउड. सो इंडिया इज नाउ हैंगिंग अराउंड विद द यूएस. भाई बाकी सब बेकार है, सब सब चिल्लर हो गए हैं सब. ये रशिया वशिया क्या चीज का. पुतिन के ऊपर तो वारंट भी निकल गया है. हु वांट्स टू हैंग अराउंड विद पुतिन व्हेन यू कैन हैंग अराउंड विद अंकल जो. तो दैट इज एन एलिवेशन. तो अगर आप देखें ग्लोबल साउथ वगैरह में इंडिया का स्टेटस तो काफी बढ़ गया है ना. तो अब जैसा वो इजिप्ट गए, दे हैड टू टेक आउट देयर बेस्ट मेडल टू गिव इन टू एस्केप, मतलब टू मैच द सीरियसनेस. तो सो इन दैट सेंस दैट इज आल्सो, मतलब ये कह सकते हैं कि आप ये सॉफ्ट पावर वाली कैपेसिटी भी इंडिया की बढ़ गई है इस विजिट के लिए. और जो तीसरी चीज ये है कि अमेरिका में भी इंडिया की अवेयरनेस, इंडिया की इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस बढ़ गई है. कि नाउ जैसा अगर आप कोई रैंडम बंदे को रोक के पूछ ले, कोई डॉक्टर से, कोई आर्किटेक्ट से जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो उसे पूछे कौन से इंपॉर्टेंट कंट्रीज है अमेरिका के लिए, तो वो शायद कहेंगे बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, मे बी इवन जापान, राइट. लेकिन अब इंडिया का भी नाम आ जाए, सो यू अंडरस्टैंड कि पब्लिक में भी पर्कुलेट होने लगी है बात. इट्स गोइंग डाउन दैट इंडिया इज नाउ एन इम्पोर्टेंट एलाई, एंड इट विल हेल्प टू अ लार्ज एक्सटेंट. डायस्पोरा का भी इससे फायदा होने वाला है जरूर. जितना इंडिया की शान बढ़ेगी उतने डायस्पोरा की बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा. सो दीज आर द बेनिफिट्स टू इंडिया. और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका इज पोटेंशियली गेटिंग ए major partner whose economy is booming, who is going to be and is the biggest importer of weapons today. मतलब इंडिया से बड़ा कोई वेपन्स बायर नहीं है अब दुनिया में, और सबसे बड़ा वेपन्स बेचने वाला अमेरिका है. तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन वाली हो गई ना बात. सो अमेरिका के लिए वो है, अमेरिका इज गेटिंग एन एलाई अगेंस्ट चाइना. और ये जो सप्लाई चेन डिवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं, दैट कुड बिकम वेरी सीरियस. कह रहे हैं कि 2-3 साल में 25% ऑफ ऑल आईफोन्स विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, पूरी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन असेंबली तो हो रही है. असेंबली एंड पैकेजिंग एंड एक्सपोर्टिंग तो हो रही है. सो दिस आइडिया के वी नीड टू डिवर्सिफाई द सप्लाई चेन, ताकि हम चाइना पे फुली डिपेंडेंट ना हो. ये जो नॉट डी कपलिंग बट डी रिस्किंग वाली जो स्ट्रैटेजी है, यू कैन सी दैट इन एक्शन, राइट. अगर अमेरिका अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे मैन्युफैक्चरिंग की, अगर वो थोड़ा बहुत इंडिया को शिफ्ट कर सकता है, तो अमेरिका के पास भी लेवरेज बढ़ जाता है ना वाइल डीलिंग विद चाइना, एंड ऑल्सो अंडरमाइंस चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर अमेरिकन कंपनीज को सिग्नल मिल गया है कि भाई इधर ने उधर इन्वेस्ट करें, so that is also an important part for the US कि US has now found फ्रेंड शोरिंग के लिए एक फ्रेंड मिल गया है, राइट. फ्रेंड शोरिंग करने के लिए दे हैव गॉट अ फ्रेंड शोरिंग. सो ऑफ शोरिंग से जो मूव होकर स्ट्रैटेजी फ्रेंड शोरिंग पे आ रही है, दे हैव गॉट अ फ्रेंड. सो दैट इज प्लस इंडिया का पास टैलेंट बहुत है सर. हजारों लाखों इंजीनियर्स, क्रिएटिव, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड पीपल है. और
वो सब इधर आ जाएंगे. वी आर गोइंग टू जस्ट गो इनटू, कहते हैं ना, दुकान में जाके अच्छे अच्छे सारी चीजें उठा लेकर आएंगे, तो दे विल गो एंड पिक द ब्रेन्स इंडिया के, विल ब्रिंग देम हियर, एंड बोथ बिल्कुल। कंट्रीज विल बेनिफिट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. इसने कि इंडिया का नुकसान होगा. ब्रेन ड्रेन अब नहीं रहा, ब्रेन शेयरिंग हो रही है इंस्टेड ऑफ ब्रेन ड्रेनिंग. बिल्कुल सही कहा, ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला डॉक्टर साहब, कि ब्रेन शेयरिंग हो रही है, इट्स नॉट ब्रेन ड्रेनिंग. डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने जो कमेंट किया ग्रीस में उसके क्रिस्टीना अमनपुर के शो में, और उन्होंने कहा कि मैं कैसे डिक्टेटर्स को डील करता था, और मैं कैसे, अगर मैं बाइडेन को क्या बात करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मोदी साहब जब आते हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटीज एंड ऑल दैट. तो मैं आज देख रहा था कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि ओबामा जी को नहीं भूलना चाहिए जहाँ पे कि इंडिया वो मुल्क है जहाँ पे सारे लोग जो हैं वो रह रहे हैं, हर तरह का बंदा इंडिया में रह रहा है, और उनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने कितने मुस्लिम मुल्कों में हमले किए हैं. So this is what India is replying to Obama. So what do you make of that जो ओबामा साहब ने कहा था, और अभी डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह का बयान आया. So how do you categorize and rate this reply of Rajnath Singh? देखिए, पाकिस्तान का कोई क्लब क्रिकेटर मेरी बैटिंग की तारीफ करता है तो क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन अगर गावस्कर कुछ कह देता है या विराट कोहली खेलता है, ओह माय गॉड, डॉक्टर खान्स कवर ड्राइव इज सो ब्यूटीफुल, तो लाइफ बन जाएगी ना. ओबामा के स्टेटस में और राजनाथ सिंह के स्टेटस में, इंडिया में भी पूरे लोग राजनाथ सिंह को सीरियस नहीं लेते हैं. तो दुनिया में कौन, आपको ऐसा लगता है कि अफ्रीका में हेडलाइंस आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने ये कहा? बट लेकिन ओबामा ही इज है, कोर कमेटी के तो मेंबर रुकन है ना कुछ मोदी भी जी. है, लेकिन ओबामा का जो ग्लोबल स्टैचर है, खासतौर से वेस्ट में, यू थिंक हिज वर्ड इज नॉट गोइंग टू कैरी वेट? यू डोंट थिंक कि वेस्टर्न पार्लियामेंटेरियंस, वेस्टर्न लीडर्स ओबामा की हर बात को सीरियस से नहीं लेंगे? सो द इम्पैक्ट फैक्टर इज ह्यूजली डिफरेंट एंड ओबामा सेज. ओबामा के ये कहने से जो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो प्रोग्रेसिव्स थे, जो जो 75 जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स ने जो लेटर लिखा बाइडेन को कि रेज इंडिया ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड विद हिम, उनको जो प्रो इंडिया कॉकसेस अटैक करना चाहते थे, अब वो नहीं अटैक कर सकते बिकॉज ऑफ ओबामा, बिकॉज दे विल आल्सो हैव टू अटैक ओबामा. समझे ना आप? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. दूसरी चीज ये है, अभी तक जो रिस्पॉन्स आया है ओबामा को अमेरिका से, सिर्फ एक यूएससीआईआरएफ के फॉर्मर कमिश्नर से आया. यूएससीआईआरएफ के रिपोर्ट्स पढ़ें आप, वो हर साल कह रहे हैं कि इंडिया को शुड बी रेटेड एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. वो स्टेट डिपार्टमेंट को एडवाइस करते हैं. सो इफ इंडिया इज गोइंग टू गो टू समबडी हु वाज द कमिश्नर ऑफ यूसीआईआरएफ, तो यूसीआईआरएफ के करंट रिपोर्ट्स देख लें आप, व्हाट दे से अबाउट इंडियाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड. इनफैक्ट द ओनली नेगेटिव फॉर इंडिया इस ट्रिप में ये था कि जो हर आर्टिकल जो लिखा गया ना वेस्ट में, आप सारे टॉप अखबार निकालें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, जितने भी टॉप जर्नल्स है, जिसमें अगर एक भी लाइन मोदी के तारीफ में लिखती थी तो इंडिया नाचने लग जाता था. फिर वाह वाह वाह, गार्डियन ने ये कहा, वॉशिंगटन पोस्ट ने, उन सारे कवरेज में दे हैव टॉक्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ नरेंद्र मोदीज विजिट. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इज सैक्रिफाइसिंग इट्स कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. खुद आशुतोष वार्ष्णेय का जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, उन्होंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं ओवर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. तो बेसिकली कोल्ड वॉर के दौरान जिस तरह से अमेरिका डिक्टेटर्स के साथ दोस्ती करता था और उनके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, जैसा कि एमबीएस है, सऊदी किंग्स में क्या ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, सऊदी अरेबिया का दुनिया से सबसे बेकार है, लेकिन उसके साथ इतनी दोस्ती है और उस पर हमेशा क्रिटिसिज्म होते रहा है, लेकिन वो पार्टनरशिप चलते रही है, अभी भी चल रही है. अभी जाके आए ब्लिंकन, हम लोगों ने वी हैव नॉट पेड मच अटेंशन, तो ब्लिंकन अभी गए थे ट्राइंग टू कन्विंस एमबीएस टू साइन द अब्राहमिक अकॉर्ड्स. सो ए लॉट ऑफ अटेंशन इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पे भी दिया गया इस वजह से. और सबसे बड़ी जो आवाज थी वो ओबामा की थी. आप ओबामा को अटैक करें, और उसके बाद जो असम के जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने जो रेसिस्ट और इस्लामोफोबिक बातें की
कि पहले तो हमारे पास बहुत सारे हुसैन ओबामास हैं, पहले हम उनको देख लेंगे फिर तुमको देखेंगे। तो दे प्रूव्ड व्हाट ओबामा इज सेइंग ना। ओबामा ने जो कहा वो बीजेपी के एक लीडर ने प्रूव कर दिया कि हाँ हमारे पास मुसलमानों की तरफ नफरत है, ये देखो। सो इन दैट सेंस अब ये और बात है कि हु कैन प्रेडिक्ट व्हाट द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी, लेकिन इट इज, जहां तक के अमेरिका का सवाल है, it is not like 100% wow 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 this is a great regime, ये mother of democracy है वो बोलते रहे, लेकिन we are not accepting that. We are accepting the fact that India US partnerships is very critical in the light of the rise of China and China's threat, और चाइना से हट के भी इंडिया अमेरिका को तो फायदे है ना। अब देखें $3 बिलियन के ड्रोन्स भेज दिए, 500 हवाई जहाज भेज दिए इंडिया के एयरलाइंस को, राइट, और बहुत कुछ बेचेंगे, देखना आप, कई हजारों जॉब्स अमेरिका में क्रिएट होंगे। सो यस, ये ऑल ऑफ दिस विल बी गोइंग ऑन, और अगर इंडिया का ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता तो देन वो कमेंट्स भी सुनना पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज अमेरिका में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। आप देखिए एमबीए से मिलने गए जब कितना धूम हो गई थी, तो जो बाइडन को बाकायदा एक आर्टिकल लिखना पड़ा, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स से उन्होंने ऑपेड लिखा एक्सप्लेनिंग व्हाई ही वाज गोइंग। कभी देखा है आपने कोई स्टेट ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ द कंट्री इज एक्सप्लेनिंग टू द पॉपुलेशन, देखो भाई मैं इसलिए जा रहा हूँ, समझो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तेल की कीमत बढ़ गई है, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन एंड इसलिए मैं जा रहा हूँ, you know, I will raise the issues of human rights in Saudi Arabia. So इस तरह he had to like explain to the American people why he was doing that. So but he went to, so it's going to be like that. ये नहीं कहेंगे कि भाई सऊदी अरेबिया is like the greatest democracy on earth इसलिए हम उनके पास मिलने जा रहे हैं, they're not going to say that. और हालांकि व्हाइट हाउस ने मोदी साहब के आने से पहले और दौरान भी डिफेंड तो किया है, सेइंग इंडिया के डीएनए में डेमोक्रेसी है, बाइडेन ने खुद कहा, और उससे पहले जॉन कर्बी ने कहा गो टू दिल्ली एंड यू कैन सी हाउ वाइब्रेंट इंडियाज डेमोक्रेसी is. So but they are not saying कि minorities की conditions are okay, ये किसी ने नहीं कहा। so this is going to be, मतलब ये तो जब तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो करंट डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं तो वो अगर चलते रहेंगे तो इस तरह की बातें तो होते रहेगी। इंडिया में कितना भी कह लें आप कि दिस इज डिनायल, मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अगर मैं कहा भाई आपको अमर साहब आप तो बहुत ही मोटे होते जा रहे हैं, तो आप जवाब में कह सकते हैं प्रोफेसर खान आप तो गंजे होते जा रहे हैं, दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपको डिनाई करना है कि यू आर फैट, आप मुझे कहिए आइए मेरे सामने, आपके सामने मैं मशीन के ऊपर खड़े रहता हूँ, मेरा वजन देके, राइट। तो जहां तो इंडिया तो शुड चैलेंज एंड से वी आर ए ग्रेट डेमोक्रेसी, लेट ऑल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कम टू इंडिया and look at India. Let BBC come and make a documentary on India's state of Muslim minorities. Let Amnesty International come and do an annual report. तब आएगी ना बात। लेकिन आप तो उल्टा कर रहे हैं, एमनेस्टी को भगा दिया, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को कैंसिल कर दिया। दाल में तो तिनका है ना, कहते हैं दाढ़ी में तिनका है, सॉरी दाल में काला है सॉरी तो तिनका है जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, मैं देख रहा था जी कि जो सारे का सारा जो वेस्टर्न प्रेस है वो इंडिया के हक में और तारीफ में बातें कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में ग्राहम एलिसन जो कि प्रोफेसर हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में, जी हाँ। उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि क्या इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर जाएगा, पीछे छोड़ देगा फॉर नेक्स्ट सुपर पावर। और वो कह रहे हैं पॉपुलेशन की मिसालें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब उनकी जीडीपी बड़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, आबादी। नो, मतलब जी उन्होंने ना कह दिया ग्राहम एलिसन ने। नहीं नहीं क्या कह दिया? ग्राहम एलिसन डजंट थिंक कि इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन, ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। हाउ डू यू रेट दीज डिस्कशंस के अब देखिए ना, इज क्या जी इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर होगा, या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिस्ट में मैं देख रहा हूँ, फॉरेन अफेयर्स में देख रहा हूँ, हर जगह पे ये जो आ रहे हैं, सो ये क्या इज दिस ए बेसिकली
बिकॉज अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा अटेंशन देना शुरू कर दी है, सो नेचुरली इस तरह लोग लिखना शुरू कर देते हैं, या कि डू यू बिलीव कि दिस इज बेसिकली ये होने जा रहा है, तो लोग अब इसके ऊपर बात करना शुरू जो है वो कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दैट सर? देखिए, लेट मी गिव एन एग्जांपल। बहुत बातें हो रही है ना अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका की इकोनॉमी देखो, $3 ट्रिलियन हो गई है अफ्रीका का पॉपुलेशन, अफ्रीका में पोटेंशियल है, ये है वो है, बट नोबडी इज रियली टेकिंग दैट सीरियसली। इट्स लाइक सेइंग कि इमरान खान आके कह रहे हैं, अरे मैंने एक लड़के को देखा आज इतनी जबरदस्त फास्ट बॉलिंग कर रहा था, उसको लेके आना चाहिए क्रिकेट में, वो ही इज गोइंग टू बी द बेस्ट बॉलर एवर इन हिस्ट्री, ये वो। कोई भी ज्यादा नहीं बोलेगा, एक दो लोग शायद जाके देख लेंगे, राइट? लेकिन जब वही फास्ट बॉलर को आप सडनली टेस्ट टीम में लेकर आ जाते हैं ना, देन पीपल विल स्टार्ट स्क्रूटिनाइजिंग हिम एंड दे विल सी, अरे पेस तो खाली 130 है, राइट? ये क्या बोल रहा है 140 150, तो कभी हमने देखा ही नहीं, वेयर इज दी बॉलिंग? देन दे स्टार्ट लुकिंग एट द स्पीड गन, देन दे लुक एट एक्शन, दे लुक एट एवरेजेस, सारा हो रहा। तो ये जो इंडिया का जो हाइप हो गया ना कि इंडिया इज नाउ द नेक्स्ट सुपर पावर वगैरह, देन मोर एंड मोर पीपल आर सेइंग लेट्स टेक अ लुक अंडर द हुड, या ना, हुड उठा के देखें इंजन में दम है या नहीं है। एंड दैट इज व्हाट ग्राहम एलिसन ट्राइड टू डू। तो ऐसे अब द फैक्ट कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते हुए इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं शोज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे? अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। तो अब बड़े बड़े नाम लिखने लगे हैं इंडिया में। एशले टेलिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स व्हेन इट कम्स टू यूएस इंडिया रिलेशंस इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड उनका भी एक तरह से क्रिटिकल आर्टिकल है ना। आप देखें, फिर अब ये ग्राहम एलिसन का आप देखना, बड़े बड़े लोग स्टीफन वॉल्ट वगैरह भी लिखना शुरू करेंगे इस इश्यू पे, बिकॉज बाइडेन हैज एडमिनिस्ट्रेशन हैज रेज्ड इट टू दैट लेवल ना। कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इफ दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, देन वी आर ऑल गोइंग टू टेक अ वेरी सीरियस लुक एट इट। या इट्स लाइक सेइंग कि भाई आपकी भतीजी यही बोल रही, कमर चाचा इनसे मिलिए, ये विजय हैं, ये मेरे दोस्त हैं, तो आप ऐसी ही बात कर लेंगे। फिर उसके बाद वो बोले कि आई वांट टू मैरी हिम, तो देन यू विल लुक एट दैट पर्सन मोर सीरियसली ना, कि अच्छा कौन से खानदान से आता है, इसकी इनकम क्या है, इसकी बीमारियां तो नहीं है, जरा ब्लड रिपोर्ट तो निकालो, क्रेडिट हिस्ट्री निकालो इसकी। यू सडनली स्टार्ट लुकिंग सीरियसली बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग कि ये तो मेरा भतीजे का हस्बैंड बनने वाला है। So that is the point that I'm trying to make. Now that India is being taken so seriously, more people are going to look at it more seriously. So India should be ready for more and more scrutiny. और इंडियन स्कॉलर्स को भी चाहिए कि वो अमेरिका को भी सीरियसली स्क्रूटिनाइज करें, देखें इस अमेरिका की जो प्रोमिसेस है। भाई ये जो F1414 है ना, मैं आजकल इंडिया में थोड़े लोग मेरे से नाराज है क्योंकि मैं जरा खड़ी खड़ी सुना रहा हूँ। देखिए, अमेरिका के दो सबसे बेस्ट जेट फाइटर कौन से हैं खमर साहब? F-35 और F-18 या F16? या 16? दोनों में F414 नहीं है, F18 में है F41, राइट? बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एयरफोर्स फाइटर्स है F35 फॉर एग्जाम्पल, उसमें F135 है इंजन, राइट? अब कुछ AX100 कुछ आने वाला है। सो दिस इज, इंडिया इज नॉट गेटिंग अमेरिका's कटिंग एज टेक्नोलॉजी, इट इज गेटिंग द टेक्नोलॉजी जो 15-20 साल पुरानी है, राइट? उससे भी ज्यादा शायद। जाके देखें आप F414 का इंजन। सो इंडियन स्कॉलर्स नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट दीज थिंग्स फार मोर सीरियसली एंड सेइंग, एक मिनट रुको यार, ये क्या दे रहे हैं? माइक्रॉन चिप मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है, चिप असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रहा है, राइट? और पैकेजिंग होने वाली है। दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इट इज समथिंग एल्स। तो दे नीड टू लुक सीरियस। मतलब अभी तो ढिंडोरा पीट रहे ना कि ओ जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, बट दे नीड टू टेक ए मच मोर क्लोजर लुक एंड से वेट अ मिनट, America is saying it's transferring technology. Is it really transferring technology? And if it's transferring technology, what kind of technology? लेकिन जेन्युइन फायदे तो हो रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट थिंग। अब इंडिया को और आईसीईटी की जो बात कर रहे हैं, देयर इज अ टॉक अबाउट, मैंने शायद आपके शो पे एक्सप्लेन किया, जो इनोवेशन ब्रिज बनाने वाले हैं बिटवीन
startups in India and the US, they are also going to be very good. इंडिया का फायदा जरूर होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है सर, बट क्या उतना हो रहा है जितना हाइप हो रही है? That is the job of Indian scholars. And if they are not going to do that because they are saying कि अगर हम seriously देखें तो it's like being anti-Modi or critical of Modi, then they are doing a disservice to their country. जिस तरह ग्राहम एलिसन लिख रहा है, इंडिया से अभी तक किसी ने इस तरह का आर्टिकल जैसा एशली टेलिस और ग्राहम एलिसन के आर्टिकल्स छपे हैं, अभी तक आई हैव नॉट सीन अ सीरियस आर्टिकल बाय। क्यों नहीं लिख रहे डॉक्टर साहब? क्या डरते हैं, या क्या आप समझते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, या कि बस वहां पे एक कल्चर बन चुका है कि नहीं, यू हैव टू राइट प्रो गवर्नमेंट? मतलब मैं पर्सनली नहीं जानता, अब जो इंडिया के बड़े, आई एम न्यू टू द फील्ड ऑफ साउथ एशियन स्टडीज, अगर आप ये सवाल मुझे मिडल ईस्टर्न के बारे में बताते तो मैं आपको शायद मोर कोहेरेंट जवाब दे सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि जैसा ORF फाउंडेशन है, व्हाई हैवंट दे डन ए क्रिटिकल रिपोर्ट? ORF तो फॉरेन फाउंडेशन ऑफिस का नहीं है, इनके फॉरेन ऑफिस की चक्कर वही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है। हाँ। हाँ, तो देखिए भाई, अगर आपके कल्चर में टेन्योर का चक्कर नहीं है, where people are appreciated for being critical rather than for chamchagiri, then you are not going to see those kind of things, you know. तो अब देखें आप, फॉर एग्जांपल जो ओबामा का स्टेटमेंट था, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद इट सीरियसली, वो ओबामा के रिलीजन पे अटैक करे। सबरीना का जो सवाल था, मोदी ने जवाब ठीक से नहीं दिया उसका। सबरीना ने कहा था कि क्या स्टेप्स लेंगे आप, उन्होंने स्टेप्स से कुछ नहीं बात की। You just talked about democracy की माँ हैं हम, ये हैं वे हैं। So the thing is, they are not taking these things seriously, और ये they are not going to go away। ये सवाल ना, you can't wish them away। बल्कि उनकी तो ट्रोलिंग हो रही है, और बल्कि व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट भी आया उस हवाले से कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की वो जो रिपोर्टर हैं उस हवाले से। सो वो आपको याद होगा, इससे पहले जॉन किर्बी तो कह चुका है कि अगर आपने, इफ यू हैव टू सी द डेमोक्रेटिक वैल्यूज गो इन इंडिया, सो समहाउ द व्हाइट हाउस इज सपोर्टिंग इन ऑल दैट। नहीं भाई, व्हाइट हाउस इज नॉट सपोर्टिंग देम। डू यू थिंक के ओबामा वुड हैव सेड दैट व्हाट ही सेड विदाउट बाइडेन नोइंग? कभी आपने एक्स अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट की बारे में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते हुए कभी सुना है? सिवाय डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने एक बार जॉर्ज बुश ने, डब्ल्यू बुश ने कहा था, राइट? अमेरिकन प्रेसिडेंट्स डोंट कम आउट ऑफ देयर रिटायरमेंट टू मेक डिस्कशंस ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे नहीं आते। वो दे कम टुगेदर टू सेव अफ्रीका, दे कम टुगेदर टू एड, इस तरह की चीजें का, यूक्रेन के लिए बोलेंगे। सो इट इज ए कोऑर्डिनेटेड थिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा देखो हमको तो इंडिया से बिजनेस करना है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन द डेमोक्रेटिक पार्टी टू टॉक अबाउट ह्यूमन राइट्स, सो लेट्स टॉक। तो उन्होंने छूट दे दी और 75 कांग्रेसमैन ने साइन कर दिए लेटर। फिर उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिस इज अ फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस। दे अग्रीड ओनली फॉर वन रिपोर्टर फ्रॉम ईच साइड आस्किंग वन क्वेश्चन टू ईच, राइट? इट वाज नॉट लाइक अ रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैन यू इमेजिन कि खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता और बाइडेन ने कहा था सो एंड सो, जो जिसने पहले हाथ उठाया उसको ऐसा रैंडम थोड़ी किया। तो सबरीना को कौन चुना? ये तो व्हाइट हाउस ने चुना है, राइट? कि इंडिया से पीटीआई इंडिया ने चुना। एंड आई एम श्योर दैट क्वेश्चन वुड हैव गॉन थ्रू जयशंकर एटलीस्ट बिफोर दैट क्वेश्चन वाज पॉप्ड। कितना सेफ क्वेश्चन था, एनवायरमेंट भाई, वो ना इंडिया ना चाइना ना पाकिस्तान ना अमेरिका, नथिंग, वाज द सेफेस्ट पॉसिबल टॉपिक टू टॉक अबाउट। बट इन्होंने उठा के सबरीना को दिया। सबरीना इज द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ सर सैयद अहमद खान, इंडियन मुस्लिम ओरिजिन से। तो उसको दिया, और उसका पहला सवाल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वजह से नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहते हैं क्योंकि सारे सवाल इसी पे होंगे। अगर आप और एक सवाल देते ना किसी फ्री रिपोर्टर को, वो F414 के बारे में नहीं बात करता। द नेक्स्ट सवाल वुड हैव बीन अबाउट मणिपुर। दे विल टॉक अबाउट दोस थिंग्स व्हिच पीपल आर इंटरेस्टेड। सो ये व्हाइट हाउस ने किया, इट्स लाइक अ सेटअप। इंडिया में सुब्रमण्यम स्वामी बोल के एक बीजेपी के लीडर है,
उन्होंने कहा कि उनका ट्वीट है, वो कहते हैं कि ओबामा एंड बाइडेन हैव प्लेड द गुड कॉप बैड कॉप ट्रिक ऑन मोदी. सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. एंड दिस इज नथिंग टू डू विथ इंडिया और मोदी. मतलब ये जो इंडिया में जो तड़प रहे हैं ना, उनको रिलैक्स करें. दिस इज नथिंग टू डू विथ यू. जो जो मोदी और इंडिया का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, दैट इज टू प्रोटेक्ट बाइडेन फ्रॉम डेमोक्रेटिक बैकलैश. समझे? अब 2024 में इलेक्शन आ रहा है, आपको मैं लिख के दूंगा, देयर विल बी एटलीस्ट 100 आर्टिकल्स पब्लिश्ड कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को नेग्लेक्ट किया है, ना सिर्फ इंडिया में बट ऑल्सो इन पैलेस्टाइन. अब बातें तो बहुत की थी उन्होंने कि ह्यूमन राइट्स विल बी द स्कोर. इवन उइगर्स को लेके क्या किया इन्होंने, बाइडेन ने, जो जो पहले से सैंक्शंस थे, उसके बाद कोई नए सैंक्शंस तो नहीं लगे चाइना पर. सो ऑन एनी ह्यूमन राइट्स इशू अक्रॉस द वर्ल्ड, सिवाय बांग्लादेश को इन्होंने जो सैंक्शंस वगैरह अभी लगाए हैं, उससे हटके ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ना सऊदी अरेबिया में, ना इजिप्ट में, किसी जगह पे भी कोई बात नहीं उठाई. So there will be people, and they are not right wing, so they don't care about these things. It will be Democrats themselves who will be criticizing Biden. आप देखना, मतलब चंद महीनों के बाद शुरू हो जाएंगे रिक्वेस्ट मुझे आने के लिए टू डू एन इवैल्यूएशन ऑफ बाइडेन ट्रम्प. मैं तो छोड़ूंगा थोड़ी. मैं सारे कोट्स निकालूंगा इनके जो इन्होंने कहे थे. अमेरिकाज बैक, ह्यूमन राइट्स इज हियर, दिस इज द कोर. मैं बताऊंगा, बताओ मुझे कहाँ है, तुमने क्या काम किया है ह्यूमन राइट्स के लिए दुनिया में प्रमोट करने के लिए. राइट? पैसे तो मुझसे भी लेते हैं, वोट मैं भी डालता हूँ. बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब. ये ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज जिसे कहते हैं ना कॉन्टिन्यूस, इस पे बात हो सकती है. जी. बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने का. और ऑब्वियसली क्रिटिकल बातें आपने सही कहा कि वी हैव टू सी कि इंडिया में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए और थोड़ा सा खुल के आज़ाद होकर बात करनी चाहिए. इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, वो नैरेटिव ही क्या है जिसको पकड़ पकड़ के बंधा रखे. वी टॉक इन पाकिस्तान में हम अक्सर बात करते हैं कि हम ये क्या पकड़ पकड़ के हर चीज़ें रख रहे होते हैं. ये थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस आज़ाद होना चाहिए ताकि रियासत स्टेट के बारे या ओवरऑल आपके जो रीजनल अफेयर्स हैं, ग्लोबल अफेयर्स, उसके हवाले से एक अच्छे सी डिस्कशन हो सके. सो लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर मोदी. अरब वर्ल्ड में देखिए आप, गवर्नमेंट्स अपने आप को इतना फ्रजाइल समझते हैं कि अगर कोई किया तो गिर जाएंगी उनकी रिजीम. जरा भी ह्यूमन राइट्स की बात करें तो गिर जाएंगी. मैं मुझे याद है एक बार मुझे किंग ऑफ सऊदी अरेबिया से दावत आई थी, मैं जाके उनसे मिला भी था. एंड आई गेव अ टॉक देयर. फिर पता है उनके पास पार्लियामेंट भी है सऊदी अरेबिया में. दे हैव अ पार्लियामेंट कॉल्ड मजलिस मजलिस अशूरा व्हिच इज अपॉइंटेड बाय द किंग. मुझे बड़ी हंसी आई थी कि भाई आप किंग को बैलेंस कैसा करेंगे व्हेन ही इज अपॉइंटिंग यू. एनीवे, तो मैंने उनके पार्लियामेंट को भी तकरीर की, तो मजलिस अशूरा को. तो वहाँ पर आई मेट सम, और मैंने वहाँ पे डेमोक्रेसी पे बहुत सारे लेक्चर्स दिए, मुझसे रिकॉर्ड करवाए. आई डोंट नो वेयर दोज रिकॉर्डिंग्स आर. So there was a constituency in the royal family which wanted to promote democratic values. इसलिए मुझे बुलाया गया था. तो मेरे इंडिया के जो दोस्त थे वो वहाँ पे जॉब्स कर रहे थे, तो उनके साथ में आई टुक आउट वन डे एंड वेंट टू हैव डिनर वगैरह, कबाब वबाब, जगह पे बैठे गपशप लगाए. तो मेरी उम्र, तो दिस मेरे से 2 साल बड़े थे ये साहब, मेरे क्लासमेट थे. तो इतना मासूम तरह से पूछा वो आदमी, मे बी ही वॉज 45-43 एट दैट टाइम. अरे यार मुख्तदर, बताओ ये ह्यूमन राइट्स क्या चीज़ है? इंजीनियर, दवाखाना चलाता है वो, पूरा का पूरा टेक ही मैनेजेस, पूरी वाइटल साइन मॉनिटर से लेके अल्ट्रासाउंड, हर चीज़ ही यूज टू कंट्रोल रियाद में या हॉस्पिटल में. मुझे इतना रोना आया कि 40, 43, 44, 45-year-old man does not know what are human rights. मैं उसको समझा, मतलब आधे एक घंटे तक when we were talking, उसको मैं इन एलियनेबिलिटी की जो लफ्ज है ना, कि ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव देम बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग, ये चीज नहीं समझा सका था बिकॉज द एजुकेशन ही नहीं था.
बिकॉज दे वाज मतलब पूरा का पूरा, आप देखें हम जब इंजीनियरिंग किए थे इंडिया में, आई मीन आई वेंट टू द सेम करिकुलम एज हिम, एक ही नॉन इंजीनियरिंग क्लास ली थी हमने, इंग्लिश था उसका नाम, एंड दैट वाज हाउ टू राइट साइंटिफिक रिपोर्ट्स. वी डिड नॉट इवन रीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी डिड नॉट रीड इंडियाज हिस्ट्री, we did not learn anything about democracy, human right, ये वो जो कुछ civics में हाई स्कूल में पढ़ लिए थे 12वीं 10वीं जमात तक, बस उतना ही. So you, if you want to build a democracy, you have to have very good democratic education भी होना चाहिए, and it has to be in depth and it has to go on. Even आप, doesn't matter आप medicine करें, आप engineering करें, architecture करें, but you take a course on your constitution, understand what your constitutional rights are, understand what your country is, understand what is democracy, why it is important. ये खाली electioneering, voting is not democracy. You have to understand that. So it is an important part of our education. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने आपने कि इलेक्शन रिंग इज नॉट जस्ट डेमोक्रेसी, ये पूरे का पूरा एक डेमोक्रेटिक कल्चर है, वैल्यूज हैं जो आपको अडॉप्ट करनी है, एम्ब्रेस करनी है, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दोज. ये नहीं है कि आपने बस किताब में लिख के रख दी है कि किसी को दिखाने के लिए, वो ऑब्वियसली वो इंसानों को करनी है, एंड द स्टेट हैज़ टू इंश्योर कि लोगों की ये चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि होनी भी चाहिए. लेट्स सी आइंदा ऑब्वियसली ये डेवलपिंग सिचुएशन क्या होती है. बाइडेन साहब और ये सारे G20 वाले भी जाएंगे, इंडिया में बड़ी डिस्कशंस होंगी. देखते हैं उस एजेंडे में क्या डिस्कस होता है एंड हाउ इंडिया इज टेकन इन पर्टिकुलरली इन कमिंग ईयर्स. कैसे लीगल. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब. इट्स Thank you. ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर. बहुत शुक्रिया. Thank you very much, Hamza.